बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एनएमडी कैट यूनिट वेव्स, याद रहे पंजाब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग क्लास 11th का ये यूनिट नंबर 8 बनता है, जिसका नेम क्या है, वेव्स। तो आज की इस वीडियो में इस यूनिट का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये डेफिनेशन आप एक दफ़ा बुक से ज़रूर रीड कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट हम करते हैं वेव से। वेव को आपने क्लास 10th में भी डिफाइन किया था और क्लास 11th में भी डिफाइन किया था। क्या डेफिनेशन थी कि एनी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम। तो यही पॉइंट हम पहले यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। देखें जी, शॉर्टकट्स पॉइंट बनाते जाएं और साथ साथ डियर स्टूडेंट्स लिखते भी जाएं और समझते भी जाएं। वेव, तो पहला पॉइंट क्या आ गया जी, वेव क्या है, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। लो जी, ये पहला पॉइंट आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के अंदर फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट लाइन में आपको एक और पॉइंट मिलेगा कि वेव क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती है विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि वेव क्या करती है जी, एनर्जी को ट्रांसफर करती है। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अगर मोमेंटम को भी मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है जी। विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। लो जी, ये आपके पास सेकंड पॉइंट आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आपने ये बात डिस्कस की थी कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है दो तरीकों से, थ्रू मैटर और थ्रू वेव्स। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्रू वेव्स, लेकिन थ्रू मैटर भी आपको याद रखना है। इसकी छोटी सी एग्जांपल हम लेते हैं गन और बुलेट की, कि जब आप गन से फायर करते हैं तो बुलेट गन से एनर्जी लेती है एक जगह से, और जिस जगह पे जाके हिट करती है वहाँ पे जाके तोड़ फोड़ कर देती है। तो देखें, बुलेट ने गन से एनर्जी ली, एक जगह से ली और फिर उस एनर्जी को ट्रांसफ़र किया, जहाँ पे जाके उसने हिट किया वहाँ पे तोड़ फोड़ कर दी। तो एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ पे ज़रा गौर करें कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी के ट्रांसफ़र होने के साथ साथ बुलेट खुद यानी कि एनर्जी के ट्रांसफ़र होने के साथ साथ मैटर भी ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल याद रखें। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम थ्रू वेव्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल भी आप क्लास 10th में डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि आपने वहाँ पे एक एक्टिविटी की थी कि एक आपके पास टब था, उसके अंदर पानी भरा, उसके एक एंड पे आपने एक पेंसिल को डिप किया, अप एंड डाउन जब आप मूव करा रहे थे, इसका मतलब मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, जिसकी वजह से वाटर की सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करना स्टार्ट कर रहे थे, ऑसिलेट, यानी कि अप एंड डाउन मूवमेंट अपनी स्टार्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो जो डिस्टर्बेंस थी, खलल था, वो एक जगह से दूसरी जगह वेव की सूरत में ट्रांसफ़र हुआ। तो इस तरह से आपको वाटर की सरफेस पे कर्व्ड शेप, सर्कुलर शेप की वेव स्प्रेड होती हुई नज़र आई, यानी कि उस टब के दूसरे एंड पे जाती हुई दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे देखें, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फिर आपने चेक किया कि कहीं इसके साथ मैटर तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो आपने क्या किया था, उस टब के दूसरे एंड पे आपने एक हल्का सा रबर कॉर्क प्लेस किया था या कागज़ के कुछ पीसेस। तो जब डियर स्टूडेंट्स उस रबर के कॉर्क से वेव पास हुई तो आपने देखा वेव तो पास हो गई, लेकिन वो जो रबर का कॉर्क है, वेव के पास होने के बाद वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे अप एंड डाउन मतलब वाइब्रेट करना स्टार्ट कर गया था। तो इसका मतलब वेव पास कर गई। तो यहाँ पे देखें, एनर्जी तो ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन वो जो मैटर था वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ एनर्जी के साथ साथ। इसके अलावा भी आपने एक और एक्टिविटी की थी जिसमें आपके पास रोप, स्ट्रिंग, रस्सी की एग्जांपल थी कि आप जब उसको फ्लिप करवा रहे थे तब इसका मतलब मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई और उस स्ट्रिंग में मौजूद पार्टिकल्स जो हैं वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस, खलल वेव की सूरत में आपको दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे देखें पार्टिकल्स खुद एनर्जी के साथ मूव नहीं कर रहे,
पार्टिकल तो सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं। हाँ, वो जो डिस्टर्बेंस थी वो आपको वेव की सूरत में ट्रैवल करती हुई दिखाई दे रही थी। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं, बस इतना मेंशन करना ज़रूरी था, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम एनएमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे पॉइंट्स बना के इंपॉर्टेंट वो डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है वेव्स की क्लासिफिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 3 क्लास डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हमारे पास क्या है जी, पहली क्लास वो है डियर स्टूडेंट्स मैकेनिकल वेव। ये भी आप डिस्कस कर चुके हैं क्लास 10th में भी और क्लास 11th में भी, मैकेनिकल वेव। दूसरी क्या है डियर स्टूडेंट्स, ईएम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और तीसरे नंबर पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, मैटर वेव्स, मैटर वेव्स। तो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, बस थोड़ा थोड़ा हम इनको डिस्कस करेंगे ताकि अगर कोई एमसीक्यू आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सके। बाकी आपने ये डेफिनेशन जो है ये क्लास 11th में पढ़ी हुई है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव क्या है, पहले मैकेनिकल वेव को डिस्कस करेंगे, फिर उसकी दूसरी क्लास को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी वेव जिनको पास होने के लिए किसी न किसी खास मीडियम की ज़रूरत पड़ती हो, उन्हें आप मैकेनिकल वेव का नाम देते हैं। तो इसमें डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, मीडियम का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा मीडियम, ठीक है, मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल क्या हो सकती हैं, वाटर वेव्स कह लें, साउंड वेव्स कह लें, ठीक है। अब साउंड के लिए देखें, जब हम बोलते हैं तो हमारा जो आवाज़ है हमारी, ये एक जगह से दूसरी जगह अगर हमने पहुंचानी हो तो इसका मतलब वहाँ पे मीडियम पहले एग्जिस्ट करवाए। मीडियम क्या है, एयर। अगर एयर नहीं है, वैक्यूम है, तो इसका मतलब साउंड ट्रैवल ही नहीं करेगा, ठीक। तो आप एग्जाम्पल मेंशन करना चाहें तो वाटर वेव्स और साउंड वेव्स की एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मैकेनिकल वेव्स की हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं, सही है। तो मैकेनिकल वेव्स की जो मेन 2 टाइप्स हैं, जो आप क्लास 10th में भी पढ़ के आ रहे हैं और क्लास 11th में भी, पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर एक और पॉइंट आपको मिलेगा वो भी टाइप्स ही हैं, वो कौन सी टाइप होंगी वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले आप देखते हैं, आप देखें जी मैकेनिकल वेव्स की 2 मेन टाइप्स, और वो कौन सी हैं। नंबर 1 ट्रांसफर वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी क्या है डियर स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। ये 2 वेव्स हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफर वेव्स कौन सी वेव्स हैं, याद रखिएगा, ट्रांसफर वेव्स ऐसी वेव्स जो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द पाथ के परपेंडिकुलर ट्रैवल करें, उन वेव्स को डियर स्टूडेंट्स आप ट्रांसफर वेव्स का नाम देते हैं। देखिए ना, अगर हमारे पास ये डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ पाथ है तो इसके परपेंडिकुलर अगर वेव ट्रैवल करे तो उसे आप ट्रांसफर वेव्स का नाम देंगे। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि एंगल यहाँ पे क्या होना चाहिए, 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90। अब डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन की गई और आपने क्लास 10th में भी आपको याद होगा, स्प्रिंग याद है ना। तो ये देखें, ये अगर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ पाथ है तो इसके अलोंग हमारे पास जो वेव है वो ट्रैवल कर रही है परपेंडिकुलर। तो ऐसी वेव्स को आप नाम देते हैं ट्रांसफर वेव्स का, सही है ना। जिस तरह से आपके पास स्ट्रिंग की एग्जांपल भी थी, उसमें भी क्रस्ट और ट्रफ बनता है। तो आपने इसको जैसे ही फ्लिप किया या अप एंड डाउन मूव करेंगे, देखें अप एंड डाउन, यानी कि जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या है, अप एंड डाउन। अप जाएंगे तो क्रस्ट, डाउन आएंगे तो ट्रफ बनेगा। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, क्रस्ट, और ये क्या है, ट्रफ। तो ये इस पाथ के परपेंडिकुलर वेव ट्रैवल कर रही है, तो ऐसी वेव को आप ट्रांसफर वेव्स का नाम देते हैं। क्लियर। इसमें जो एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हैं वो है जी आपके पास वाटर वेव्स। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर लें कि अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर वेव्स ट्रांसफर वेव्स हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, तो इन जनरल, मेरी बात गौर से सुने, इन जनरल वाटर वेव्स जो हैं वो ट्रांसफर वेव्स हैं। आप ट्रांसफर वेव्स की ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन स्टेटमेंट पे थोड़ा गौर करना है। अगर ये पूछा जाए कि वाटर की सरफेस पे, पानी की सतह पे जो आपके पास वाटर वेव्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के तौर पे बिहेव कर रही हैं या ट्रांसफर वेव्स हैं, तो फिर याद रखिएगा वाटर की सरफेस पे वाटर वेव्स को आप ट्रांसफर वेव्स का नाम देंगे, पानी के अंदर वाटर वेव्स को आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देंगे। पानी के अंदर ट्रांसफर वेव्स नहीं होंगी वाटर वेव्स, बल्कि वो वाटर वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी।
ये याद रख लें, 3 पॉइंट्स आपको बताएं, इनको नोट कर लें, ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है ना, तो क्या ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए भी मीडियम का होना ज़रूरी होगा? तो क्या जिस तरह का मर्जी आप मीडियम ले लें तो वहाँ पे ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस हो सकती है? जिस तरह का मर्जी मीडियम ले लें? नहीं डियर स्टूडेंट्स। तो फिर यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें। ट्रांसफर वेव्स के लिए जो मीडियम रिक्वायर होगा ना, मीडियम तो होगा ही होगा, लेकिन उस मीडियम के लिए कंडीशन या 2 मेन पॉइंट्स हैं, वो याद रख लें कि क्या ज़रूरी है। नंबर 1 कि ऐसा मीडियम जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा हो, और नंबर 2 वहाँ पे फोर्स भी एक्ट कर रही हो, तो फोर्स की वजह से इनर्शिया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाएगा? इनर्शिया। ये 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये जिस मीडियम में होंगे वहाँ पे आपके पास ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस हो रही होगी, सही है ना। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में आप कोई भी मीडियम ले सकते हैं, उसके लिए कंडीशन ज़रूरी नहीं है। ये ट्रांसफर वेव्स के लिए कंडीशन ज़रूरी है कि मीडियम की इलास्टिसिटी वहाँ पे ज़्यादा हो, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इनर्शिया एक्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है जी। तो ये थी ट्रांसफर वेव्स की कहानी। अब डियर स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ऐसी वेव्स जो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ पाथ के पैरेलल मूव करें, पैरेलल मूव करें। पैरेलल में थीटा क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ऐसी वेव्स को डियर स्टूडेंट्स आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देंगे। अब इसमें देखें, आपके पास जो एग्जांपल हो सकती है वो क्या है? साउंड वेव की, साउंड वेव्स, ठीक है। कंप्रेशन भी हो रही होगी और रेयरफेक्शन भी हो रही होगी, आपने एग्जांपल डिस्कस की थी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे वही स्लिंग की स्प्रिंग लें, उसको स्मूथ सरफेस पे रख के ऐसे बैक एंड फोर्थ मूव करवाएं, तो पार्टिकल की जो मोशन होगी अबाउट मीन पोजीशन, वो क्या होगी? बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। तो अब यहाँ पे जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो क्या है? प्रोपगेशन ऑफ पाथ के पैरेलल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, कंप्रेशन भी आ रही है और रेयरफेक्शन भी आ रही है। कंप्रेशन, फिर इस तरह से आगे चलते जाए रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन में क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ और कि जो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ पाथ है, इसके पैरेलल, पैरेलल से मुराद यह है कि पार्टिकल इसकी डायरेक्शन में ऐसे मूव करें, ठीक। सॉरी, वेव, पार्टिकल यानी कि बैक एंड फोर्थ है ना, तो ये आपके पास पैरेलल। और फिर याद रखिएगा, इसमें एंटी पैरेलल भी हो सकता है। बस अलोंग, अलोंग कह लेना, अलोंग में पैरेलल भी आ जाता है और एंटी पैरेलल भी आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं। तो अलोंग का वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर है ना। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये क्या हो रही है? कंप्रेशन। यहाँ पे क्या चल रहा है? कंप्रेशन, और यहाँ पे रेयरफेक्शन। इसी तरह यहाँ पे देखें कंप्रेशन, यहाँ पे क्या है? रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन में देखें पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब हो गए, और रेयरफेक्शन में पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो गए। तो यहाँ से आपसे 2-3 MCQs पूछे जा सकते हैं। वो क्या MCQs पूछे जा सकते हैं, ज़रा गौर करना है। देखें, अगर मैं कंप्रेशन की बात कर रहा हूँ, कंप्रेशन की, तो पार्टिकल्स करीब करीब होंगे, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज, बढ़ जाएगा, सही। अगर प्रेशर बढ़ गया है तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, सही। इसी तरह अगर हम बात करें रेयरफेक्शन के केस में, तो रेयरफेक्शन पे आप देखिएगा कि पार्टिकल्स क्या हो गए? एक दूसरे से दूर दूर हो गए, तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो गया? कम। अगर प्रेशर कम तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। ये 2 पॉइंट्स याद रख लें। तीसरा याद रख लें डेंसिटी का, आपसे डेंसिटी भी पूछी जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंप्रेशन पे डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी डियर स्टूडेंट्स बढ़ जाएगी पहले की निस्बत। जो पहले होगी उसके कंपैरेटिवली ड्यूरिंग कंप्रेशन जो डेंसिटी होगी उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, डेंसिटी बढ़ जाएगी। और इधर क्या हो जाएगी? डेंसिटी कम हो जाएगी पहले की निस्बत। आपस में कंपेयर इनको नहीं करना, ठीक है ना। पहले की निस्बत रेयरफेक्शन के केस में डेंसिटी कम हो जाती है और कंप्रेशन के केस में बढ़ जाती है, क्लियर। ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। लो जी, ये थी डिस्कशन हमारे पास ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव की। अब इसमें 2 टाइप्स और है मैकेनिकल वेव्स की। ये देखें, यहाँ से मैं इसको लेके आ रहा हूँ। असल में ना इसको यूँ समझें कि मैकेनिकल वेव की जो 2 टाइप्स है ना, वो है पीरियोडिक वेव और प्रोग्रेसिव वेव। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पीरियोडिक वेव और प्रोग्रेसिव। ये अब डियर स्टूडेंट्स देखें, मैकेनिकल वेव की 2 टाइप्स हैं, पीरियोडिक वेव और प्रोग्रेसिव वेव। फिर प्रोग्रेसिव की फर्दर 2 टाइप्स हैं,
ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये भी तरतीब आप याद रखना चाहें तो आपकी मर्जी, अदरवाइज अलग अलग मेंशन करना चाहें तो वो भी ठीक है। ये भी दो टाइप्स है मैकेनिकल की, और ये भी मैकेनिकल वेव्स की ही टाइप्स है। क्लियर है ना। वैसे अगर आप कड़ी से कड़ी मिला के याद रखना चाहें तो वो वही तरतीब बनती है। मैकेनिकल की ये 2 टाइप्स हैं, फिर प्रोग्रेसिव के अंदर ये 2 टाइप्स हैं। ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स पीरियोडिक वेव्स क्या होती है? डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम रिपीट्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर मीडियम में डिस्टर्बेंस रिपीट हो रही है तो इस तरह से प्रोड्यूस होने वाली वेव्स को आप क्या नाम देंगे? पीरियोडिक वेव्स का नाम देंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकती है? आपकी बुक में डियर स्टूडेंट्स इसकी एग्जाम्पल है वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम। तो वहां पे आपके पास क्या चल रहा है? एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मीडियम में जो डिस्टर्बेंस है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो इस तरह से वहां पे प्रोड्यूस होने वाली वेव्स को आप क्या नाम देंगे? पीरियोडिक वेव्स का नाम देंगे। तो ये एग्जांपल आप अपनी बुक में देख लीजिएगा और इसकी थ्योरी को भी पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आपने सिर्फ इतना पॉइंट याद रखना है छोटा सा। प्रोग्रेसिव वेव्स डियर स्टूडेंट्स ट्रांसफर एनर्जी बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द डिस्टर्बेंस। वही 10th वाली एग्जांपल कि आप पानी में या तालाब में एक पत्थर उठा के जब फेंकते हैं तो जिस जगह पे जाके पत्थर गिरता है तो उससे दूर आपको वेव स्प्रेड होती हुई दिखाई देती है। ऐसे ही ना, ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली। तो ये देखें ना, ट्रांसफर एनर्जी बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। जिस जगह पे जाके पत्थर गिरा, ये सपोज करें वाटर, उसके अंदर यहाँ पे जाके पत्थर गिरा है, तब उससे दूर इस तरह से देखें एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है उससे दूर। किससे? डिस्टर्बेंस के सोर्स से। यहाँ पे जाके पत्थर गिरा है ना, तो ये आपके पास क्या है? सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो उससे दूर एनर्जी क्या होती जा रही है? ट्रांसफर होती जा रही है। तो ये आपके पास बेस्ट एग्जांपल होगी किसकी? प्रोग्रेसिव वेव की। अब डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रख लें, क्या आपकी बुक में भी शामिल किया गया है। ये जो पीरियोडिक वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसफर वेव्स? पीरियोडिक वेव्स को आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देंगे या ट्रांसफर वेव्स का नाम देंगे? अगर इस तरह से एमसीक्यूज बन के आ जाए तो फिर आप बोथ के ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आप हेडिंग देख सकते हैं बुक में लिखा हुआ है कि लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव, जिसके अंदर बुक में एग्जांपल दी गई है, डायग्राम भी बनाई हुई है एक कॉइल स्प्रिंग की, जिसको एक थ्रेड की मदद से हैंग किया गया और वहां पे फोर्स अप्लाई की गई है। तो आप देख सकते हैं वहां पे लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, बल्कि देखिएगा जरूर बुक में। और उसके बाद अगर आप पीरियोडिक ट्रांसफर वेव्स की बात करें तो वो वही मास स्प्रिंग सिस्टम वर्टिकल, वो उसकी डायग्राम आपकी बुक में दिखाई गई है। तो दोनों तरह की पीरियोडिक वेव्स हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी और ट्रांसफर वेव भी। तो आप बोथ के ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लो जी डियर स्टूडेंट्स, अब समटाइम्स आप किसी न किसी बुक में आपको देखने को ये भी मिल सकता है कि जहां पीरियोडिक लिखा हुआ है ना, इस टाइप की जगह आपके पास शॉक वेव भी आ सकता है। तो अगर शॉक वेव का आपको नजर आए तो आपने देख के घबरा नहीं जाना, बल्कि आपको शॉक वेव्स का भी पता होना चाहिए। इसमें हम 3 टाइप बेसिकली डिस्कस करेंगे। नंबर 1 वॉल्केनिक इरप्शन। अब वॉल्केनिक इरप्शन का क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट्स आपने सुना होगा आतिशफिशा पहाड़, तो वहां पे जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो वहां पे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उन्हें आप शॉक वेव्स का नाम देते हैं। ठीक है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स सोनिक बूम का आपने नाम सुना होगा। इसका क्या मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हवा में स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेजी से मूव करे तो वहां पे प्रोड्यूस होने वाली वेव्स को भी आप शॉक वेव्स का नाम देते हैं और इसको आप सोनिक बूम कहते हैं। क्लियर। अब इसमें एग्जांपल क्या हो सकती है? जेट फाइटर प्लेन की। सही है। तो उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है? अर्थक्वेक, जब जलजला आता है तो उस टाइम भी जो हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उन्हें आप शॉक वेव्स में शामिल करते हैं। लो जी डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास क्लास 1 की डिस्कशन। अब हम देखते हैं नंबर 2 पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास डेफिनेशन बनती है वो यही कि ऐसी वेव्स जिनको पास होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो क्या होगा कि इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे लिखते हैं जी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, क्रॉस का मतलब ये है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसमें एक और रिलेशन याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। एग्जांपल तो सारे यही आ जाएंगी ना, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड और विजिबल रीजन के अंदर रहेगी। बीवी आपको याद कराया था, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे और गैमा रेज। ये सारी आपके पास एग्जांपल्स किसकी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। पूरा स्पेक्ट्रम आ जाएगा।
सही है। तो अभी इसको बताते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रिलेशन याद रखिएगा, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इस स्पेक्ट्रम में अगर हमारे पास वैक्यूम के केस की अगर हम बात करें तो उसमें स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो अगर आपके पास C कांस्टेंट है, C क्या है, कांस्टेंट, तो फिर जो हम रिलेशन यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं वो क्या है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, लैम्डा के। तो अब डियर स्टूडेंट्स आपको एक सेंटेंस हमने याद करवाया था कि रोनाल्ड मैकडोनाल्ड इज वेरी अगली एक्सेप्ट गैरी, कि रोनाल्ड मैकडोनाल्ड एक बंदे का नाम है जिसने एक बदसूरत गैरी को कबूल किया। चैप्टर 19 के अंदर आपको ये सेंटेंस याद कराया था ताकि आपको एक स्पेक्ट्रम पूरी तरतीब से याद हो जाए। तो ये आपको पूरा स्पेक्ट्रम याद होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे पास स्पीड क्या रहेगी, सेम, और वो रिलेशन हम यूज़ करेंगे। और याद रखिएगा उस स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए जो हम यहाँ पे रिलेशन यूज़ करेंगे वहाँ पे भी करते हैं, लेकिन वो आगे क्योंकि टॉपिक आ जाएगा इसीलिए उसको हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। लेकिन इस केस में हमने ये याद रखना है कि उस स्पीड को v क्या है, कांस्टेंट, जिसको आप c कह रहे हैं, तो इस c को कैलकुलेट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो रिलेशन है वो है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। सही है, μ0 और एप्सिलॉन नॉट जो है ये कांस्टेंट है, वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास जो c का आंसर आता है वो नियरली इक्वल टू आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। ये आपके पास फार्मूला रहेगा। अब डियर स्टूडेंट्स इस स्पेक्ट्रम में कुछ और पॉइंट्स होंगे जो एमसीक्यूज के तौर पे पूछे जा सकते हैं, वो जरा याद रख लें। देखें ये रिलेशन यूज करेंगे ना, जब v कांस्टेंट होगा, c कांस्टेंट होगा, तो f और लैम्डा का जो रिलेशन होगा ये क्या होगा, इनवर्स। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसका मतलब फिर क्या है कि लैम्डा डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होगा, इनवर्स। सही। तो अब यहां से देखें f बढ़ता है तो इसका मतलब ये f बढ़ गया। अगर f बढ़ता है तो फिर इस रिलेशन से e भी बढ़ जाएगा, एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अगर ये वाला रिलेशन यूज करना है तो ये भी कर सकते हैं कि लैम्डा अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ई बढ़ जाएगा। सही। और फिर आप मोमेंटम का अगर रिलेशन देखें p इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा, लैम्डा क्या हो रहा है, डिक्रीज, लैम्डा डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब p बढ़ जाएगा। तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर e बढ़ रहा है तो p बढ़ रहा है। सही। अच्छा ये वाला अगर रिलेशन यूज करना चाहे p इज इक्वल टू e ओवर c, तो देखें e बढ़ रहा है तो e के बढ़ने से इधर से p बढ़ जाएगा। सही। जो मर्जी रिलेशन आप यूज करें, रिलेशन बिल्कुल ठीक आ रहा है। अच्छा इधर से e को कैलकुलेट करें, e इज इक्वल टू पी सी बनता है, ये याद रखना भी आसान है। तो p बढ़ेगा तो इसका मतलब e बढ़ेगा। सही। तो ये देखें इस रिलेशन को याद रखना आसान है, e इज इक्वल टू पी सी, e से एनर्जी इज इक्वल टू पी सी, p से पंजाब, c से कॉलेज। तो जो पंजाब कॉलेज में पढ़ते हैं वो याद रख लें कि पंजाब कॉलेज में पढ़ने वालों को एनर्जी चाहिए, एनर्जी है तो पंजाब कॉलेज में पढ़ सकते हो, और पढ़ाने वालों के लिए भी ज़रूरी है कि अगर एनर्जी है तो फिर पंजाब कॉलेज में पढ़ा सकते हो, अगर नहीं है एनर्जी तो फिर नहीं पढ़ा सकते। तो बहरहाल ये तो मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, आप जिस तरह से मर्जी इसको याद रख लें। चलें जी एक नोट याद रखें, क्या डियर स्टूडेंट्स आपने वेव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात सुनी होगी, जिसमें आप टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी आप बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ वेव कैरेक्टर की, जिससे रिलेटेड आपके पास एक दो एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। वेव कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर डियर स्टूडेंट्स लैम्डा के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, ज़्यादातर जो एमसीक्यू आता है ना वो विजिबल रीजन के अंदर ये जो रेड कलर और ब्लू कलर है ना, इससे रिलेटेड आता है कि जो वेव कैरेक्टर है वो ब्लू का मैक्सिमम है या रेड का, या इन दोनों के बिटवीन वो कंपैरिजन में पूछ सकता है। तो फिर मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट बना के दे देता हूँ कि मैक्सिमम वेव कैरेक्टर जो है ऑफ वो किसका है डियर स्टूडेंट्स, वो रेड का है। इस तरह से आप एक तरतीब याद रख लीजिएगा। लो जी नंबर 3 पे हमारे पास जो क्लास आती है वो क्या है, मैटर वेव्स। तो डियर स्टूडेंट्स मैटर वेव्स क्या हैं, दीज आर वेव्स एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और इसी को आप डी ब्रॉगली वेव का भी नाम देते हैं। और डी ब्रॉगली आपको याद होगा चैप्टर 9 पे हमने पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, पी क्या है मोमेंटम, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, और लैम्डा क्या है वेवलेंथ। तो वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये लैम्डा है। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें एग्जांपल क्या है, इसका क्या मतलब है, मतलब कोई खास समझ नहीं आया है ना। अगर आप गैस डिस्चार्ज ट्यूब की बात करें तो उसमें क्या हो रहा होता है,
इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है या प्रोटॉन मूव कर रहे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है या प्रोटॉन की मूवमेंट है, ये बेसिकली क्या है, मैटर वेव्स। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो मैं सिंपल कह सकता हूं कि भाई ये जो कैथोड रेज है ना, कैथोड रेज, ये डेस्टोनेंस हमारे पास क्या है, मैटर वेव्स है। बस इतना आपने याद रखना है। तो इतनी डिस्कशन डेस्टोनेंस आपके लिए बहुत है। छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो आपने सिर्फ याद रखने को, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम जरा डिस्कस करते हैं, एक वेव की बात करते हैं। देखो ना, वेव हर जगह वेव डिस्कस करते चले आ रहे हैं। चले पहले एक एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसफर वेव्स के अंदर तो ये कंडीशन बताइए ना आपको, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए ऑल मीडियम, वो मीडियम बताएं जो दोनों के लिए कॉमन हो, इसमें भी आ रहा हो और उसमें भी आ रहा हो। वो मीडियम कौन सा हो सकता है जो कॉमन हो, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव दोनों के लिए? तो वो होगा डेस्टोनेंस सॉलिड। लिक्विड की बात नहीं करनी, गैसेस की बात नहीं करनी, क्योंकि लिक्विड और गैसेस के केस में तो ट्रांसफर तो नहीं होगी ना, क्योंकि इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। तो सॉलिड के केस में इलास्टिसिटी ज्यादा और इधर से लॉन्गिट्यूडिनल भी तो लगेगी, लॉन्गिट्यूडिनल तो ऑल में है ना, तो वो कॉमन कौन सा आ जाएगा, मीडियम सॉलिड। तो सॉलिड के केस में ट्रांसफर भी होगी और लॉन्गिट्यूडिनल भी। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताया, इसको नोट कर ले। जरा मैं स्पीड लगा रहा हूँ क्योंकि स्पीडली पढ़ाएंगे तो आप पकड़ेंगे ना हमें कि हम कहाँ पे पहुँच गए हैं। अब अगर एक वेव की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो एक वेव का मतलब एक साइकिल, जिस तरह आपको प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हम बता के आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर कोई भी दो पॉइंट्स जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, सेम हो, तो इसका मतलब होगा उन दो पॉइंट्स के बीच में क्या आ रही है, एक वेव आ रही है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो दो पॉइंट्स जिन पे आपके पास पोजीशन और उन दोनों पॉइंट्स की डायरेक्शन सेम हो, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में एक वेव बनती है। तो ये देखें, ये वो दो पॉइंट्स हैं जिन पे पोजीशन भी क्या है, सेम, और डायरेक्शन भी क्या है, सेम। यहाँ पे भी ऐसे और यहाँ पे भी अपवर्ड। तो या फिर इन दोनों पॉइंट्स का अगर आप फेज डिफरेंस देखें तो वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो ये इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसे आप क्या नाम देंगे, लैम्डा का नाम देंगे, वन वेवलेंथ का नाम देंगे। तो ये वन वेव है जिसमें आपके पास वेवलेंथ क्या आ रही है जी, वन लैम्डा आ रही है। और कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी याद रखा होता है कि क्रस्ट, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो भी क्या कहलाता है, लैम्डा कहलाता है। या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, लैम्डा कहलाता है, वेवलेंथ कहलाती है। तो ये वन लैम्डा है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर आपको एक वेवलेंथ या लैम्डा की समझ आ चुकी है तो हम यहाँ से आपसे एक छोटा सा एमसीक्यू पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक और एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। देखें, ये हमारे पास क्या है, एक वेव है, सही, एक वेव, एक साइकिल। तो इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। मैं अगर आपसे पूछूं कि अब इन दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में बताएं कि आपके पास डिस्टेंस या वेवलेंथ लैम्डा किसके इक्वल है, और इसी तरह आपसे पूछूं कि ए और बी के बिटवीन जो हमारे पास वेव का टाइम पीरियड है वो क्या है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में आपने वेवलेंथ भी बतानी है और टाइम पीरियड भी बताना है। क्योंकि एक वेव का मतलब वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा, और टाइम पीरियड क्या होगा इसमें, टी। एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं ना। तो ये देखें, वन वाइब्रेशन कंप्लीट होने के लिए जो भी टाइम रिक्वायर्ड होता है उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, टी, और वेवलेंथ क्या है, लैम्डा। अब वही एक वेव है लेकिन पॉइंट्स ये हैं, एक ए है और एक बी है। तो आपने बताना है ए और बी के बिटवीन यहाँ पे लैम्डा किसके इक्वल है और टाइम पीरियड क्या होगा। अगर आपको ये एक वेव की समझ आ चुकी है तो आप इजीली बता सकते हैं। तो देखें, ये वाला हाफ पोर्शन और ये वाला हाफ पोर्शन अगर निकल जाए तो इसका मतलब ये हाफ और ये हाफ मिलके या तो क्रस्ट बनाएंगे या ट्रफ बनाएंगे। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ आए तो एक लैम्डा बनता है, ठीक है। और यहाँ से देखें, एक क्रस्ट से लेके एक क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, लैम्डा, यानी कि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस क्या है, लैम्डा। तो फिर यहाँ पे देखें डिस्टेंस ए और बी में ये हाफ और ये भी हाफ, तो इसका मतलब फिर लैम्डा कितना हुआ, लैम्डा बाय 2, सही। और इस तरह का टाइम पीरियड की बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा, टी बाय 2, वो भी हाफ हो जाएगा, सही है। तो इस तरह छोटे छोटे पॉइंट्स वो आपको दे के पूछ सकता है। तो अगर ये वाला पॉइंट आ जाए ओ और ये पॉइंट आ जाए सपोज करें जी एम, अब ओ और एम के बिटवीन अगर आपसे लैम्डा पूछ लिया जाए और टाइम पीरियड पूछ लिया जाए फिर, तो ये देखें, ये भी हाफ वो भी हाफ, तो तब भी आंसर आपके पास यही रहेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जरा मैं एमसीक्यू की स्टेटमेंट या बल्कि एमसीक्यू जो बोलने लगा उसको जरा गौर से सुन लें। स्टेटमेंट बनाएंगे तो इतना टाइम है नहीं अपने पास। अगर आपसे पूछा जाए
टू कंसेक्टिव क्रस्ट के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा या वेवलेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी। नीचे ऑप्शंस होंगी लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, लैम्डा बाय 2, इस तरह के। तो दो कंसेक्टिव क्रस्ट के बिटवीन अगर आपसे वेवलेंथ पूछी जाए तो फिर डियर स्टूडेंट्स आप क्या बताएंगे। दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव कंप्रेशन पूछ सकता है, रेयरफैक्शन पूछ सकता है, दो कंसेक्टिव ट्रफ पूछ सकता है। तो जब कंसेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ की बात करें तो वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा। और अब जरा गौर से सुनिएगा, अगर वो एमसीक्यू में ये पूछे कि टू अल्टरनेटिव क्रस्ट या टू अल्टरनेटिव ट्रफ या टू अल्टरनेटिव कंप्रेशन या रेयरफैक्शन, तब डियर स्टूडेंट्स वेवलेंथ पूछे तो फिर किसके इक्वल होगी, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, लैम्डा बाय 2, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। तो अगर दो कंसेक्टिव क्रस्ट की बात करें तो वेवलेंथ लैम्डा, अगर टू अल्टरनेटिव क्रस्ट की बात करें तब डियर स्टूडेंट्स जो लैम्डा होगा वो 1 लैम्डा के इक्वल नहीं होगा बल्कि वो 2 लैम्डा के इक्वल होगा। तो वेवलेंथ क्या होगी, 2 लैम्डा होगी। अब अल्टरनेटिव क्रस्ट का क्या मतलब है, कंसेक्टिव क्रस्ट का तो मतलब है ना एक के बाद जो दूसरा आएगा, एक से दूसरे तक, ये है कंसेक्टिव क्रस्ट। अल्टरनेटिव क्रस्ट का मतलब है एक के बाद जो दूसरा आएगा उसको छोड़कर, यानी कि एक छोड़कर अगला। जब अगले की बारी आती ना ये ऐसे, ये एक पॉइंट आप देखो, यहां से लेकर अल्टरनेटिव क्रस्ट का मतलब ये है यहां तक, एक को छोड़कर, एक छोड़कर, ये है अल्टरनेटिव क्रस्ट। तो जब अल्टरनेटिव क्रस्ट बोले तो फिर देखें लैम्डा किसके इक्वल आ रहा है, 2 लैम्डा के इक्वल आ रहा है, यानी कि वेवलेंथ जो है वो 2 लैम्डा के इक्वल है। यहां से लेके यहां तक लैम्डा, यहां से लेके यहां तक भी क्या है लैम्डा, तो लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा। तो दो अल्टरनेटिव क्रस्ट या दो अल्टरनेटिव ट्रफ कह ले तो फिर याद रखिएगा वेवलेंथ किसकी इक्वल होगी, 2 लैम्डा की इक्वल होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, इसको नोट कर लें बैठ के। अब कुछ और एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जो कुछ पढ़ा है उससे रिलेटेड। कहता है विच वेव इज पीरियोडिक बट नॉट प्रोग्रेसिव। मैंने छोटी सी स्टेटमेंट बनाई है, डिफरेंट ऑप्शंस होंगी जब एमसीक्यू बन के आएगा। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं बनाई, सिर्फ आपको समझाना हमारा मकसद है। तो कौन सी वेव है जो पीरियोडिक है लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं है, सोचें, क्योंकि आपने यहाँ पे पीरियोडिक भी पढ़ा, प्रोग्रेसिव भी पढ़ा, तो आप सोचें ना कि कौन सी ऐसी वेव है जो पीरियोडिक तो है लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रख लें डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, तो आपको सिर्फ हम आंसर ही बता देते हैं, वो क्या है, स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी या स्टैंडिंग। ये हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक, ठीक है ना, स्टेशनरी वेव्स का। स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स जो है ये पीरियोडिक वेव्स तो हैं लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं है। उसके बाद एक और एमसीक्यू देखें जी, विच फेनोमेना डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी पढ़ी आपने, ट्रांसफर वेव्स भी पढ़ी। तो वो कहता है कि कौन सा फेनोमेना है जो डिफरेंशिएट करता है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव को। डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, हम यहाँ पे आपको आंसर बताते हैं क्योंकि टाइम आपका ज़ाया नहीं करते। तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रख लें वो फेनोमेना क्या है, वो है पोलराइजेशन का, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन ट्रांसफर वेव की है, होती है, ठीक है ना, ट्रांसफर वेव्स की पोलराइजेशन है, लॉन्गिट्यूडनल की नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट डे स्टूडेंट जो एमसीक्यू है हमारे पास, वो स्टेटमेंट मेंशन करेगा कि आपके पास एक सिस्टम है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और इस तरह का आपको एक ग्राफ दिया गया है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपके पास क्या है, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपके पास क्या है, टाइम, और कुछ पॉइंट्स पे आपको वैल्यूज मेंशन की गई हैं। आपसे कहेगा कि मैक्सिमम स्पीड आप कैलकुलेट करें, वी नॉट की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने है, ए, बी और सी और डी। तो अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा ऑप्शंस गिवन है। ग्राफ इस तरह से आपको दिया होगा और वो आपको स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक सिस्टम है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, आप मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा ना, वी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू ओमेगा, पढ़ा है ना ये फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा गौर करें आप, वी नॉट हमें चाहिए, तो एक्स नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड है ना बेसिकली, तो मीन से लेकर एक्सट्रीम तक का, यानी कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, एक्स नॉट कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक्स नॉट कितना दिया हुआ है देखें 0.2,
तो 0.2 मल्टीप्लाई इंटू ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई ओवर टी। सही। अब टाइम पीरियड क्या है डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात अभी यहाँ पे सीख चुके हैं कि वन वेवलेंथ का मतलब क्या है कि एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस, ये क्या है लैम्डा, और टाइम कितना लगेगा टी एक वेव के लिए। सही है ना। तो अब देखें ज़रा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टाइम देखें, टाइम तो ये है ना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम दिया गया है, तो 0.1 प्लस 0.1, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है टाइम 0.2। तो फिर मैं लिख सकता हूँ जी 0.2 मल्टीप्लाई इंटू 2 पाई डिवाइड बाई टी की जगह क्या लिखूँ, यहाँ तक देखें वन वेव की अगर हम बात करें ना, आगे तो फिर वही काम चलता रहेगा ना। तो ये कितना आ रहा है जी टाइम 0.2, तो 0.2 से कैंसल, तो V नॉट इज इक्वल टू क्या आ रहा है जी 2 पाई आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनती है जी 2 पाई मीटर पर सेकेंड, डेल्टा ऑप्शन, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि अगर आप यहाँ पे देखें ना लॉन्गिट्यूडनल में आप साउंड वेव की एग्जांपल मेंशन कर चुके हैं, तो ये साउंड 3 तरह का हो सकता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की गई है, मेंशन किया है कि अगर इफ़ इंफ्रासोनिक की बात करें तो इसका मतलब आपके पास साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 20 हर्ट्ज से अगर बिलो है तो फिर वो आपके पास क्या है इंफ्रासोनिक, और अगर 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज की रेंज है फ्रीक्वेंसी की तो फिर इसका मतलब वो कौन सा साउंड है जी सोनिक, और इस तरह से अगर 20 किलो हर्ट्ज से अबव है तो फिर क्या है अल्ट्रासोनिक। तो यहाँ पे एक छोटा सा और एमसीक्यू याद रख लें, क्या सुपरसोनिक भी एग्जांपल हो सकती है इसकी साउंड की? तो आंसर आप यस और नो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब डियर स्टूडेंट्स इस स्लाइड में हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यूज के तौर पे आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है जी वेव इक्वेशन, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। V स्पीड है, एफ फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा क्या है वेवलेंथ। अब 3 चीज़ें दी गई हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, एक चीज़ तो कांस्टेंट रहेगी। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे साउंड और लाइट को, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर जब साउंड ट्रैवल करता है तो फ्रीक्वेंसी लैम्डा और वी पे क्या फ़र्क पड़ता है, फिर उसका कंपैरिजन करेंगे लाइट के साथ। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखने आपने। देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज़ है जो क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी क्या हो हमारे पास कांस्टेंट सेम रहे तो V का जो रिलेशन है लैम्डा के साथ वो क्या रहेगा डायरेक्ट रहेगा, यानी कि अगर V बढ़ता है तो इसका मतलब लैम्डा भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो डेस्टोन सबसे पहले हम बात करते हैं साउंड की, ठीक। तो साउंड के केस में फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास रहेगी सेम। अगर हम बात कर रहे हैं रेयर टू डेंसर, अब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर आपका साउंड ट्रैवल कर रहा है तो रेयर से मुराद क्या है डेंसिटी क्या होगी कम, डेंसर से मुराद क्या है कि डेंसर मीडियम की डेंसिटी क्या होगी ज़्यादा हाई, यही मतलब बनता है ना। तो जब साउंड ट्रैवल करे रेयर टू डेंसर तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो डिपेंड करती है ना सोर्स पे, सोर्स चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ना, सोर्स तो वही रहेगा। तो इसका मतलब अगर आप रेयर टू डेंसर साउंड को ट्रैवल करवा रहे हैं तो फिर डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, V का रिलेशन लैम्डा के साथ क्या रहेगा डायरेक्ट। तो फिर रेयर टू डेंसर जब साउंड ट्रैवल करेगा तो जो आपके पास V है ये डियर स्टूडेंट्स बढ़ जाएगी। अगर V बढ़ जाएगा तो इसका मतलब वेवलेंथ लैम्डा भी बढ़ जाएगा। रेयर टू डेंसर जाते वक्त स्पीड बढ़ जाती है, किसकी साउंड की, याद रख लें। इस तरह डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसका उलट कर दें डेंसर टू रेयर अगर जा रहे हैं तो डेंसर का मतलब डेंसिटी ज़्यादा, रेयर मीडियम से मुराद डेंसिटी वहाँ पे क्या होगी कम। तो अगर डेंसर टू रेयर आपका साउंड ट्रैवल कर रहा है तो फिर याद रखिएगा आपके पास स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है और वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी कम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी। तो V का रिलेशन लैम्डा के साथ क्या रहेगा डायरेक्ट। तो अगर V कम हो जाता है रेयर में तो फिर लैम्डा भी कम हो जाएगा। अब साउंड का कंपैरिजन करें लाइट के साथ तो उसको उलट करते हैं। देखें लाइट अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी तो रहेगी सेम, तो F रहा सेम, लेकिन जो हमारे पास डेंसर टू रेयर तो हमारे पास यहाँ पे जो V का रिलेशन लैम्डा के साथ डायरेक्ट आ रहा है, तो लाइट जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो इसका मतलब स्पीड बढ़ जाती है,
देखिए ना, इसका उलट कर दें, डेंसर टू रेयर, तो यहाँ कम हो रही है, यहाँ बढ़ जाएगी। तो अगर स्पीड बढ़ जाती है तो फिर लैम्डा भी बढ़ जाता है। ठीक है, लाइट की बात कर रहे हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जब रेयर टू डेंसर लाइट ट्रेवल कर रही होगी तो फिर स्पीड क्या हो जाएगी, इसका उलट कर दें, रेयर टू डेंसर, तो स्पीड हो जाएगी कम, लैम्डा भी क्या हो जाएगा, कम। तो इस तरह से आप लाइट और साउंड का कंपैरिजन कर सकते हैं और इस तरह से डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर आप V और लैम्डा का रिलेशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे, सोर्स तो आप चेंज नहीं कर रहे ना। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक और पॉइंट कि अगर हम बात करें विद इन सेम मीडियम, वहाँ पे तो देखें मीडियम चेंज हो रहा है, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। यहाँ पे अगर हम बात करें विद इन सेम मीडियम, मीडियम चेंज ना करें, तब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा फिर स्पीड सेम रहेगी, लैम्डा का जो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन आएगा वो इनवर्स आएगा। अब इसमें एग्जांपल क्या हो सकती है, आप छोटी सी एग्जांपल याद रख लें एक रूम की। अगर एक ही रूम के अंदर आपके पास एक बॉय बैठा है और एक गर्ल, दोनों क्या कर रही हैं, बातें, दोनों बातें कर रहे हैं। ठीक है ना, एक ही रूम के अंदर एक लड़का बैठा है और एक लड़की बैठी है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो अब देखें, लड़के की आवाज़ क्या होगी, भारी, लड़की की आवाज़ क्या होती है, बारीक। तो लड़की की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा, लड़के की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है, कम। तो फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन क्या रहेगा, इन्वर्स। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। लेकिन स्पीड, एक ही रूम के अंदर दोनों बैठे हैं ना, तो स्पीड क्या रहेगी, स्पीड इसमें सेम रहेगी। तो इस तरह ये एक छोटी सी एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स फ्रॉम बाउंड्री। ये भी आपकी बुक में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के, कि जब ट्रांसफर वेव्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर बाउंड्री, यानी कि जब ट्रांसफर वेव्स रेयर मीडियम से गई, रिफ्लेक्ट हुई फ्रॉम डेंसर बाउंड्री, डेंसर मीडियम पे जाके उसने हिट किया और फिर वहां से डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई। अगर ट्रांसफर वेव्स डेंसर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हुई है तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा उस रिफ्लेक्टेड वेव का जो फेज डिफरेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर वो 0 पे गई है ट्रांसफर वेव, रेयर से डेंसर, डेंसर से रिफ्लेक्ट हुई है ट्रांसफर वेव, तो याद रखिएगा उसका फेज शिफ्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस क्या आ गया, 180, 0 पे गई है 180 पे वापसी आएगी। अब 180 से मुराद क्या है कि अगर क्रस्ट गया है डेंसर मीडियम पे जाके उसने हिट किया है तो वापसी क्या आएगा, ट्रफ आएगा। तो यहां पे देखें फेज डिफरेंस कितना आ गया, 180 का आ गया। तो फिर पहला पॉइंट याद रख लें, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ट्रांसफर वेव अगर रेयर मीडियम से जाए और डेंसर मीडियम पे जाके हिट करे और वहां से फिर क्या हो, रिफ्लेक्ट, तो डेंसर मीडियम से जब ट्रांसफर वेव रिफ्लेक्ट होगी तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, 180 आएगा। मतलब अगर क्रस्ट जाके हिट करेगा डेंसर पे तो फिर वापसी क्या आएगा, ट्रफ आएगा, वही क्रस्ट ट्रफ बन के आएगा। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, 180। क्लियर है यहां तक। और पाथ डिफरेंस, अब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस क्या होता है ये बताते हैं आपको। पाथ डिफरेंस इस केस में क्या होगा, λ/2 होगा। सही है, पाथ डिफरेंस λ/2 और फेज डिफरेंस 180 का आएगा अगर रिफ्लेक्शन हुई है डेंसर मीडियम से ट्रांसफर वेव की। और दूसरा पॉइंट इसमें याद रखें, ये क्या है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर बाउंड्री। अगर आगे रेयर बाउंड्री है फिर ट्रांसफर वेव गई है और वहां पे हिट की और उसके बाद रिफ्लेक्ट हुई है तो फिर याद रखें ना तो उसका फेज डिफरेंस चेंज होगा, ना ही उसमें फेज शिफ्ट चेंज होगा और ना ही पाथ डिफरेंस में कोई चेंज आएगा। तो वो भी 0 रहेगा, वो भी 0 रहेगा। मतलब अगर क्रस्ट जाके हिट करेगा रेयर मीडियम पे तो वापसी भी फिर क्रस्ट ही आएगा, वो ट्रफ नहीं बन के आएगा। ये ट्रांसफर वेव्स की कहानी थी। अब आ जाए इधर, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव गई है, लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल करती हुई रिफ्लेक्ट हुई है फ्रॉम दी डेंसर बाउंड्री, लॉन्गिट्यूडनल वेव आपने भेजी, आगे क्या है, डेंसर मीडियम, वहां से अगर वो रिफ्लेक्ट हुई है तो फिर याद रखें फेज डिफरेंस 0, पाथ डिफरेंस भी 0, कोई चेंज नहीं आएगा लॉन्गिट्यूडनल के केस में। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव रिफ्लेक्ट हुई है फ्रॉम दी रेयर बाउंड्री, आगे रेयर बाउंड्री थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव गई है वहां पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई है, तो फिर याद रखें लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर रेयर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हुई है तो फिर फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, 180,
और पाथ डिफरेंस क्या आएगा, λ/2। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपने याद रखने, आपकी बुक में ये पॉइंट दिए गए हैं, थ्योरी में मेंशन किए गए हैं, लेकिन आपने इस तरह से अलग अलग याद रख लेने। अब डियर स्टूडेंट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, क्योंकि हम पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो ये टॉपिक भी आपने पढ़ा होगा, तो आप इसके लिए एक रिलेशन याद रख लें पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का। फाई इज इक्वल टू 2πx/λ। ये जो x है ना, ये पाथ डिफरेंस है, और जो फाई है ये आपके पास फेज डिफरेंस है। आप चाहें तो यहाँ पे डेल्टा फाई और यहाँ पे डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, चेंज आ रहा है ना, ठीक है। तो 2πx/λ, x क्या है पाथ डिफरेंस, फाई क्या है फेज डिफरेंस। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से एमसीक्यू कैसे आएंगे, तो पहले जो एमसीक्यू आप डिस्कस करेंगे वो क्या है, रेशो। तो आपसे यहाँ से फेज डिफरेंस टू दी पाथ डिफरेंस की रेशो पूछी जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से देखें, फाई अपनी जगह पे, x को इधर ले आए, डिवाइड कर दें तो 2π/λ। तो यहाँ से फेज डिफरेंस टू दी पाथ डिफरेंस की जो रेशियो आएगी वो आपको मिल जाएगी 2π/λ। क्लियर है जी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ से जो एमसीक्यू बन सकते हैं ना, वो इस तरह से बनाए जाते हैं। देखिए अगर हमारे पास ये एक वेव है, यहाँ तक एक, फिर यहाँ से आगे 2, सही है ना, फिर आगे चलते जाए जितना मर्जी चलते जाए। तो इस वेव में कुछ पॉइंट्स दिए गए A B C D E F G, आगे भी हो सकते हैं या इससे कम भी हो सकते हैं। तो अगर मैं आपसे इस तरह से पॉइंट्स ड्रॉ करके आपसे पूछूं कि A और C पॉइंट्स के बीच में, यानी कि ए सी पॉइंट पे आप मुझे पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की वैल्यू बताएं। डिफरेंट ऑप्शंस बनी होगी स्टेटमेंट में, वो मेंशन करेगा पॉइंट्स, आपने देख के बताना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए और सी पॉइंट्स के बिटवीन पाथ डिफरेंस क्या है और फेज डिफरेंस क्या है, तो आप इस फार्मूले की हेल्प से इजीली आंसर बता सकते हैं। देखें ए पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, तो ए और सी के बिटवीन पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस का मतलब वही है वेवलेंथ बताएं, यानी कि डिस्टेंस बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स पीछे अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपको पढ़ा क्या रहे हैं, समझा क्या रहे हैं, तो ये कितना बनता है λ/2, यही डिस्टेंस बनता है ना। तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस क्या है x, तो x कितना आ गया λ/2। लो जी, अगर पाथ डिफरेंस आ गया तो आप इजीली फेज डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वैसे देखें तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल देख लें, कितना बनता है 180, और 180 को क्या बोलते हैं पाई, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया पाई। ये आपके पास आप जो भी ऑप्शंस होंगी उनमें से आप देख लेंगे, पाथ डिफरेंस की ये वाला आंसर है, फेज डिफरेंस का ये वाला है, वही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखें पाथ डिफरेंस λ/2 है ना, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें, फेज डिफरेंस आपको मिल जाएगा 2π इंटू एक्स की जगह क्या लिखूँ λ/2 डिवाइड बाई ये क्या है लैम्डा, लैम्डा से कैंसिल, 2 से कैंसिल, फेज डिफरेंस कितना आ गया पाई आ गया, प्रूफ हो गया। तो अब कोई भी आपको पास पॉइंट्स आ जाए तो आपने इजीली पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना। इसी तरह से मैं पूछूं अगर आपसे C और E इन दो पॉइंट्स के बीच में बताएं पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस, इसी तरह मैं पूछूं B और E इन दोनों के बिटवीन पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, तो ये आपने खुद एक दफ़ा बैठ के प्रैक्टिस कर लेनी है, तरीका मैंने आपको बता दिया। याद रखिएगा किसी भी दो पॉइंट्स के नाम मेंशन करके वो पूछ सकता है कि ये इन फेज है या आउट ऑफ फेज है। तो इन फेज का मतलब ये है कि अगर दो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस वेवलेंथ क्या आ रही है लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या 4 लैम्डा या 5 लैम्डा, इस तरह से अगर ऑर्डर चल रहा है इवन में, ठीक है ना, तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स ये क्या है इन फेज। इन फेज का मतलब वही है कि आपके पास फेज डिफरेंस क्या रहेगा 0। तो अगर आपके पास किसी दो पॉइंट्स के बीच में लैम्डा आ रहा है, 2 लैम्डा आ रहा है, 3 लैम्डा आ रहा है, 4 लैम्डा आ रहा है, तो ये तरतीब अगर चल रही है तो वो दो पॉइंट्स आपस में क्या होंगे इन फेज होंगे, तो फेज डिफरेंस क्या रहेगा 0 रहेगा। आउट ऑफ फेज का क्या मतलब है कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपके पास डिस्टेंस लैम्डा वेवलेंथ क्या आ रही है λ/2, 3 λ/2, इस ऑर्डर में आ रही है 5 λ/2, 7 λ/2, इस ऑर्डर में अगर दो पॉइंट्स के बीच में आपके पास वेवलेंथ आ रही है तो इसका मतलब होगा ये क्या है दोनों पॉइंट्स आउट ऑफ फेज है। क्लियर, ये था इन फेज और आउट फेज। लास्ट में एक छोटा सा एमसीक्यू कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वेव्स को डिस्कस करते चले आ रहे हैं और इसमें हमने वाटर वेव्स को भी बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। तो इसी से रिलेटेड फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एमसीक्यू है जो कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था और यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर अ रिपल टैंक पढ़ा था ना टॉपिक 10th क्लास में, लॉन्ग क्वेश्चन था। व्हेन वाटर वेव्स ट्रेवल फ्रॉम डीप टू शैलो, वाटर वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है डीप टू शैलो वाटर, देन व्हाट इज ट्रू। फिर बताएं कि अगर वाटर वेव्स डीप टू शैलो वाटर ट्रेवल कर रही हैं तो कौन सी ऑप्शन ठीक है।
व्हाट इज ट्रू, v डिक्रीज हो रहा होगा। अगर वाटर वेव डीप टू शैलो जा रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, या लैम्डा डिक्रीज कर रहा है, या फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, या फिर ये सारी बातें ठीक है। मतलब यही केस रहेगा अगर डीप टू शैलो आपकी वाटर वेव ट्रैवल कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो 10th वाली ही एग्जांपल यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, भूले ना आप। वो आसान थी ना, इस तरह की एक एग्जांपल थी और आपको पता था कि आपने वाटर की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर आपने एक ग्लास मोटी शीट रखी थी, सही है ना। ये आपकी जो लाइन मैंने यहाँ पे मेंशन की है ना, ये समझें कि वो ग्लास आपने शीशा जो है वो वाटर से थोड़ा सा ऊपर रखा है, सही है ना। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक मोटर होगी जिसको आप जैसे ही ऑन करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, स्टार्ट। तो जैसे स्टार्ट होगी तो पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये आपको थोड़ी सी खुली खुली लाइंस नजर आ रही है ना, ये हमारे पास क्या है, डीप वाटर। ये क्या है, डीप। ये मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, आपको अगर डिटेल में समझना हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके अलग से इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो देखें डीप में आपके पास क्या है, गैप ज़्यादा है ना, तो गैप ज़्यादा से आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस क्या होता है, वेवलेंथ। तो लैम्डा क्या है, ज़्यादा। अब लैम्डा ज़्यादा, लैम्डा अगर ज़्यादा तो फिर इसका मतलब v भी क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी ना, जो आपने मोटर रखी हुई है वो जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, वो तो चेंज नहीं होगी ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो डिपेंड करती है सोर्स पे। सोर्स तो आप हटा ही नहीं रहे, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस केस में भी और यहाँ पे भी। तो इसका मतलब लैम्डा इंक्रीज तो v इंक्रीज। अच्छा, जब आप शैलो में पहुंचेंगे यहाँ पे देखें लैम्डा क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो अगर लैम्डा डिक्रीज तो फिर v भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि आपने सोर्स तो चेंज किया ही नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं कर रही कि आप शैलो टू डीप जाएं या डीप टू शैलो जाएं, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो अब ज़रा देखें, वो कह रहा है डीप टू शैलो, वाटर वेव ट्रैवल कर रही है डीप टू शैलो, डीप से शैलो, यानी कि ये है आपके पास डायरेक्शन वाटर वेव की। तो जब आप डीप टू शैलो जाएंगे तो देखें लैम्डा भी डिक्रीज हो रहा है, वी भी डिक्रीज हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी क्या रह रही है, सेम। तो वो कह रहा है वी डिक्रीज ठीक है, लैम्डा डिक्रीज ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम ठीक है। तो ऑप्शन कौन सी बनती है जी, डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। तो आप ऑल ऑफ दीज के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये निशानी आप डियर स्टूडेंट्स याद रख सकते हैं। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लेक्चर नंबर 1 की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।